जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। और साथियों ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते रहिए, रजाई में घुसिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है, जिसमें 50 प्रश्न पूछा जाती है हिंदी की और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो 150 नंबर का प्रश्न पत्र पूछा जाता है हिंदी पेपर 2 में हिंदी का। ठीक है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 73 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 72 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है साथियों, तो आप लोग जाके वीडियो देख करके अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, उत से निर्मित शब्द है। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि उत उपसर्ग से जो निर्मित शब्द है वो कौन सा है। अवकाश है, उपकार है, अपकार है, उच्चारण है या फिर अध्ययन है। तो उत से जो निर्मित शब्द है साथियों वो आपका उच्चारण होगा। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो उच्चारण है। उत उपसर्ग से जो निर्मित शब्द उच्चारण है। अवकाश में साथियों अव उपसर्ग और अपकार में अप उपसर्ग और अध्ययन में अधि उपसर्ग लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सद्गति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो साथियों क्या होगा, स्वर संधि को आपको पहचाना है तो क्या होगा आपका सही जवाब। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। ठीक है, तो अ और बड़ा आ मिला तो बन गया दीर्घ आ, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, माने स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पुस्तकालय पुस्तक धन आलय में स्वर संधि के एक भेद दीर्घ स्वर संधि है साथियों। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। निर्दय में समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है। निर्दय में समास आपको बताना है, तो आपका जो सही जवाब बनेगा साथियों वो है बहुब्रीहि समास। अब कैसे बहुब्रीहि समास हुआ थोड़ा सा आप लोग देखिए। निर्दय का समास विग्रह अगर करेंगे तो दया नहीं है जिसमें, अर्थात विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे अतः जो है निर्दय में बहुब्रीहि समास हो जाएगा साथियों। ठीक है, और द्विगु समास क्या होता है, जब पहला पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो आपको मिश्र वाक्य कौन सा है ये बताना है। तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो है उसने मान लिया कि दोष उसका है। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अब मिश्र वाक्य क्या होता है साथियों, जो परसर्ग की है ना, इस परसर्ग से जो से जुड़ा रहे तो वो मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। और तथा इन सब शब्दों से जुड़ा है, परसर्ग से जुड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। अब यहाँ पे देखिए, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, क्या सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य है। तो आपको कौन सा जोड़ा गलत है उसको बताना है। तो साथियों आपका जो सही जवाब बनेगा वो होगा गलत जवाब। तो लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई यह सरल वाक्य नहीं बल्कि क्या है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि और शब्द से जुड़ा हुआ है। तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो डी होगा, जो कि जोड़ा गलत है। प्रस्तुत वाक्य संयुक्त वाक्य है, न कि सरल वाक्य। संयुक्त वाक्यों को संयोजक अव्ययों के द्वारा जोड़ा जाता है और संयोजक अव्यय और तथा ये सब होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है। दयाशंकर शिवपुर में रहता है, राजेंद्र आलमपुर में रहता है, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, क्या शंकर रामनगर में रहता है। तो संदेहवाचक आपको बताना है कौन सा वाक्य है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है। संदेह है तो जहाँ पे आपको संदेह हो तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। देखिए शायद शब्द ही संदेहवाचक का जो है उदाहरण बन गया, तो वह संदेशवाचक वाक्य कहलाता है जिसमें किसी बात का संदेह प्रकट हो। ठीक है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए साथियों। हेम नरेश की पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, हेम नरेश का पुस्तक देगा, हेम ने नरेश पुस्तक दिया। अब वाक्य ही देखिए अटपटा दिख रहा है तो उससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि कौन सा हमारा वाक्य शुद्ध है। तो साथियों आपका जो सही जवाब है वो है हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है।
अगला प्रश्न है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है या फिर इच्छावाचक है? तो क्या है, किस प्रकार का वाक्य है? पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो साथियों पहले आप जवाब सुनिए, क्या होगा आपका सही जवाब? संकेतवाचक। तो संकेत तो ही दिया जा रहा है कि अगर पानी न बरसेगा तो धान आपका सूख जाएगा, तो संकेत दिया जा रहा है ना। यहाँ पे संदेह नहीं, संदेह पे बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संदेह नहीं हो रहा है, यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि भाई ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संकेतवाचक हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह संकेतवाचक वाक्य है। जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो साथियों, वहीं पे संकेतवाचक वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर बहुब्रीहि समास है? तो कौन सा समास है? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है बहुब्रीहि समास। अब कैसे बहुब्रीहि समास हुआ थोड़ा सा जानते हैं। चंद्रभाल में बहुब्रीहि समास है। अगर बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में पहला और दूसरा पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, तथा पहले व दूसरे पद द्वारा किया गया सांकेतिक पद प्रधान होता है। अगर इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्र है भाल पर जिसके, अर्थात शंकर जी की बात हो रही है। तो जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाए तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। अभीष्ट, जानकीस, देवीच्छा, तल्लीन। तो स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। संधि कितने टाइप की होती है साथियों? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि में ही 5 टाइप होती है। अब आपको बताना है कि स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, वो बताना है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है तल्लीन, ठीक है। बाकी अभीष्ट, जानकीस, देवीच्छा क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। साथियों अभीष्ट, जानकीस, देवीच्छा शब्दों में स्वर संधि है, जबकि तल्लीन में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के एक नियम के अनुसार यदि त द के बाद ल रहे, ठीक है, ल रहे तो त द ल में बदल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस नियम के अनुसार तल्लीन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? अनी है, ई है, रम है, ड़ी है। तो रमणी में आपको प्रत्यय बताना है साथियों। कोई मूल शब्द होता है, अंत में लगा, और अर्थ शब्दांश में कोई मूल शब्द है और कोई शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में लगा और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रत्यय होता है। और कोई मूल शब्द है और प्रारंभ में लग के उसके अर्थ में चेंजिंग कर दे, तो वहाँ पे क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो जो पहले लगता है उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है क्या होता है? प्रत्यय होता है, याद रखिएगा। तो रमणी में कौन सा प्रत्यय है साथियों? अनीय प्रत्यय है, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो अनीय होगा। अनीय प्रत्यय से बने अन्य शब्द हैं, उनको देखिए। माननीय, दर्शनीय, पूजनीय तथा श्रवणीय है। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन में हरा और भादो में सूखा। न सावन में हरा न भादो में सूखा, असंभव बात, सदा एक सी दशा। तो सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा साथियों, आपका जो सही जवाब बनेगा वो है सदा एक ही दशा, ठीक है। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है जो सबको समान देखता हो, अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम, जिसके आर पार देखा जा सके, पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष। तो पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या होगा साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है जिसके आर पार देखा जा सके, उसे ही हम पारदर्शी बोलते हैं। अवनत का विलोम है, क्या होगा? अवनगत, उन्नत, नत, नवत। तो अवनत का जो विलोम होगा साथियों वो होगा उन्नत, ठीक है। अवनत शब्द का विलोम उन्नत होता है। नत शब्द का जो अर्थ है वो झुका हुआ होता है, जो कि अवनत का समानार्थी है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाची का प्रयोग हुआ है? दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला। तो भाववाची का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है दादी से चला नहीं जाता। साथियों आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो लगातार कमेंट करके बताते हैं कि हमारा सर इतना हो पाया है, इतना हो पाया है। हमारे कुछ ही साथी बताते हैं और बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि हमारा स्कोर कितना हो पाया है। साथियों आप लोग बिल्कुल बिना कुछ सोचे आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। इससे हमें भी पता चल जाएगा कि हमसे जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनकी क्या पोजीशन है और वो उनकी पढ़ाई अभी तक कितना पहुंची है, हमें पता चल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हम उसी हिसाब से और भी बेहतरीन तैयारी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे।
और पूरा प्रयास हमारा यही रहता है बेहतरीन बनाने का, ठीक है। तो आप लोग के कमेंट से भी हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है, जिससे हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ, वीडियो कैसी लगी ये तो ज़रूर आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो बताइए, तो सही आपका जो जवाब होगा, दादी से चला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है। और साथियों, जिस वाक्य में क्रिया यानी भाव की प्रधानता होती है वहीं पे भाववाच्य का उदाहरण हो जाता है। साथियों देखो, भाववाच्य पहचानेंगे कैसे? अब कहीं पे आप थोड़ा सा अपने शब्दों में समझिए, भाव दिखा रहा है, अरे भाई हमसे चला नहीं जाता, अरे हमसे खाया नहीं जाता, तो इस टाइप का जो भी भाव दिखे वहीं पे भाववाच्य हो जाएगा साथियों। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? स्थितिवाचक हैं, कालवाचक हैं, स्थानवाचक है या फिर दिशावाचक है? तो इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है दिशावाचक, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो आपको दिशा बताया जा रहा है कि हाँ भाई मैंने वहाँ से यहाँ आ जाओ, दिशावाचक, ठीक है। तो अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न क्या, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इधर उधर जिधर दिशावाचक अव्यय के उदाहरण है, वह शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है, अव्यय कहलाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अव्यय के प्रकार हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। संबंध बोधक अव्यय के ऊपर बाहर भीतर बिना से इत्यादि हो जाएगा। ये सब प्रसर्ग आपको मिले, शब्द मिले तो आप समझ जाइए कि संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय किंतु और या तथा लेकिन परंतु अतः इत्यादि, अभी आपने जो पढ़ा था संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य यही समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और यही समुच्चय बोधक अव्यय जब आपको मिल जाएं, कहीं दिखें, किंतु और या तथा लेकिन परंतु अतः, तो साथियों वहाँ पे संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय याद कर लीजिए, ये संयुक्त वाक्य पहचानने का तरीका है। क्रिया विशेषण अव्यय जल्दी, धीरे धीरे, अब, प्रतिदिन, वहाँ इत्यादि। निपात अव्यय ही, थी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी इत्यादि होता है। और यहीं पे विस्मादि बोधक अव्यय की बात करें तो आहा, वाह, अरे, चुप, हाय इत्यादि, ठीक है साथियों। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? गूंगा, चुप, अशांत, विवश। तो मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है अशांत, ठीक है। मूक के अनेकार्थक शब्द हैं चुप, विवश, गूंगा। अशांत इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। प्रयार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो प्रयार्थक जो क्रिया होगा साथियों, आपका जो सही जवाब बनेगा वो है सुनाना, ठीक है। सुनाना जो है आपका प्रयार्थक क्रिया है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रयार्थक क्रिया हो जाएगी। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहला प्रयार्थक तथा वा जोड़ने से दूसरा प्रयार्थक बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। वह व्यंजन है, उसमें है, अंतस्थ है, महाप्राण है, अघोष है। आज आपको ये चारों के बारे में पता चलेगा। वह व्यंजन किस में आता है? उसमें व्यंजन में श, ख, स और ह आता है। तो क्या इसमें है? नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अंतस्था में य, र, ल, व आ गया, तो आपका जो सही जवाब बनेगा वो अंतस्था व्यंजन हो जाएगा। अब थोड़ा सा महाप्राण और अघोष के बारे में जानते हैं, तो आइए जानते हैं। अंतस्था व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, य, र, ल, व, जबकि उसमें व्यंजन की संख्या स, ख, स, ह, इनकी भी संख्या 4 होती है, ठीक है। अघोष व्यंजन है साथियों प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, माने 12 याद रखना है, 12, 1 2, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा फ, स, ख, स सघोष व्यंजन है, ठीक है। अघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन की बात करें साथियों तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम यानी 345 याद रखना है। कितना? 345 सघोष के लिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा ड़, ढ, ज, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। अल्प प्राण की बात करें साथियों तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, माने आपको 135 याद रखना है। और साथ ही साथ अंतस्थ वर्ण भी आते हैं अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत। महाप्राण व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण यानी कि आपको 24 याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ उष्म वर्ण भी याद रखने हैं, तो वो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। अभी हाल ही में जो हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ साथियों, उसमें संज्ञा से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि जातिवाचक संज्ञा से क्वेश्चन था। तो बताइए क्या होगा आपका सही जवाब? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें इस वाक्य को देखिए और बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। मोहन है, बालक है, परिश्रमी है या फिर ईमानदार है?
तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है मोहन, ठीक है। और ग्रुप डी में जो हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ, उसमें सुरेश पूछा था कि सुरेश जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है सुरेश में। तो साथियों ऐसे इसी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत से हमारे साथी हैं जो एग्ज़ाम देने गए होंगे तो वो तो आसानी से कर पाए होंगे। जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, लेकिन अगर वो लगातार अटैच में हैं तो वो इन सब प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो इसमें मोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा की जो प्रकार होते हैं साथियों वो 5 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ज्ञातव्य हो कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तुतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्षि, तो अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है परमार्थ। परमार्थ ऐसे नहीं लिखा जाता, बाकी आपके बिल्कुल शुद्ध हैं। परमार्थ अशुद्ध है। परमार्थ फिर लिखा कैसे जाता है, तो देखिए परमार्थ इस तरीके से लिखा जाता है, परमार्थ, ठीक है। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, तो विराम चिन्हों की जो संख्या है वो कामता प्रसाद गुरु ने 20 बताए हैं, उनको याद रखिएगा ताकि आपका विराम चिन्ह से कोई भी क्वेश्चन रुके ना। तो ये होगा ये फिर या फिर ये। तो हंस पद जो विराम चिन्ह है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और साथियों इसका प्रयोग तब किया जाता है जब लिखते समय कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है। लिखते ना, जैसे मान लो कल आना, तो मान लो यहाँ पे कल से आना, से छूट गया तो से के लिए क्या करोगे, ऐसे लिखते नहीं हैं, ऐसे करके फिर लिखते हैं से। तो वही उसी को कहते हैं जब कोई शब्दांश छूट जाता है तो इसी चिन्ह का, हंस पद का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं उनको देख लीजिए। पूर्ण विराम ऐसे होता है जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। विवरण चिन्ह, ठीक है। अर्ध विराम ये होता है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है वही आपको पहचानना है। तो रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे रहस्य क्या है, बर्फ के इन गोलों का रूस का समुद्र किनारे। तो क्या होगा आपका सही जवाब, जिसमें त्रुटि है। तो साथियों जिस भाग में त्रुटि है वो है रूस का समुद्र किनारे। तो साथियों रूस का नहीं, रूस में समुद्र के किनारे, ठीक है। तो यह जो आपका सही होगा, तो रूस का समुद्र के किनारे के स्थान पर रूस में समुद्र किनारे होगा, ठीक है। अब साथियों आपको गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। उसके बाद आप लोगों को अपने से कोशिश करना है कि प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। अगर एक बार में गद्यांश न समझ में आए तो आप लोग दोबारा गद्यांश को देख लीजिएगा, लेकिन गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आप प्रश्न की ओर बढ़िएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके और आप अपने आप को जांच सके कि हाँ मैं सही जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। ताकि आपकी हैबिट पड़ी रहेगी तो आप एग्जाम में एक बार पढ़ेंगे और खटाखट आंसर देते चले जाएंगे। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवारी में कैद हो गई, किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है साथियों। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सम्मान करिए। प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या है साथियों, आपको अब बताना है। गद्यांश को आशा करते हैं आप सभी अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। प्राचीन काल में नारी दासी थी। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। नारी को अपमानित किया जाता था। नारी का कोई स्थान नहीं था। तो जो आपका सही जवाब होगा वह प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, ठीक है। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। नारी को कोई अधिकार नहीं। नारी गुलाम थी। नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, ठीक है।
देश का उद्धार कैसे होगा? नारी अशिक्षित रहेगी तो, युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन करने से, नारी को समान स्थान देने से, किसानों के कर्ज माफ करने से। तो देश का उद्धार कैसे होगा साथियों? तो नारी को समान स्थान देने से। ठीक है, बिल्कुल मतभेद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मतभेद नहीं करना चाहिए, और नारी का कभी भी अपमान मत करिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, भारत और गरीबी, मेरे सपनों का भारत। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है नारी तू नारायणी। ठीक है, धवल का विलोम है। साथियों आज की वीडियो में थोड़ा सा प्रश्न की संख्या बढ़ गई है, 25 प्रश्न लाते थे, आज 3-4 प्रश्न थोड़ा एडवांस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 28 में अपना स्कोर बता दीजिएगा कि 28 में आपका स्कोर कितना है। तो बताइए, अभी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, धवल का विलोम है स्वच्छ, श्वेत, मलिन, निर्जल। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है मलिन। ठीक है, धवल शब्द का जो विलोम होगा वो मलिन है। स्वच्छ शब्द का अर्थ साफ होता है, जो धवल शब्द का समानार्थी है। श्वेत शब्द का अर्थ सफेद होता है साथियों, जबकि निर्जल सजल का विलोम शब्द है। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारे नए साथी हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और साथियों पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को और भी ग्रोथ में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देख के आप पीडीएफ देखेंगे तो आसानी से आपका थोड़ा सा और भी मजबूत हो जाएगा। कहीं डाउट रहेगा आप पीडीएफ के माध्यम से देख के डाउट क्लियर कर लेंगे, और कहीं भी आपको दिक्कत या कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करिएगा, जो जवाब देने लायक रहता है उसका जवाब देते हैं। और साथियों हर प्रश्न गलत नहीं हो सकता, तो जो प्रश्न गलत रहता है मान लो किसी कारणवश हमने, और वही प्रश्न आप लोगों के सामने लाते हैं जो प्रश्न मान लो कन्फ्यूजन में अक्सर विद्यार्थी गलत करते हैं एग्जामों में। अब जैसे हमारे एक साथी थे, उन्होंने हमको बताया, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया, हमारी कमी को पकड़ा, क्योंकि वो निरंतर हमारे वीडियो से अटैच में हैं, जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कमेंट किया कि सर आपका ये वाला प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर डाला, अच्छे ढंग से बताया उन्होंने कि सर हुंडरू जलप्रपात नहीं बल्कि लोध जलप्रपात होगा। हमने देखा, ठीक है, उन्होंने एकदम सही पूछा था, लेकिन साथियों अगर लोध जलप्रपात न होता तो हुंडरू आपका बिल्कुल सही हो जाता। और एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग लोध लोध याद रखते हैं और एग्ज़ाम में क्या होता है, हुंडरू आ जाता है, बाकी 3 आ जाते हैं, लोध नहीं आता, तो वहाँ फंस जाता है। तो साथियों सही जवाब था लोध जलप्रपात, जो है सबसे बड़ा झारखंड राज्य का बड़ा जलप्रपात था, जिसकी ऊंचाई साथियों कितनी थी, लगभग 132 मीटर वगैरह ऊंचाई है। और यहीं पे हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो 98 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा जो झारखंड राज्य का जलप्रपात होगा वो लोध है। ठीक है, अच्छा लगा साथियों, जो थोड़ी सी कहीं भी त्रुटि होती है हमारे साथी पकड़ लेते हैं, अच्छा लगता है। इससे ये होता है कि साथी हमारे लगातार सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। तो साथियों यहीं पे अब वाणी को विराम देना चाहते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।